हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। आइए, जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम स्टार्ट करें पढ़ना तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आता है कि यहां पे आपको लिखा हुआ है 2025 एंड 2026। इसका मतलब जो 2025 और 26 के अंदर एप्लीकेबल है वही इनकम टैक्स हम पढ़ने वाले हैं। जो इनकम टैक्स पुराने वाला था वो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल न्यू इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए इनकम टैक्स। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं फिर हम समझते जाएंगे। जो इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स को पहले, इससे पहले हमें समझना होगा एक वर्ड जो कि है हमारा टैक्स। टैक्स क्या है हमारा? टैक्स क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स को क्या करती है? पब्लिक से, जैसे मान लेते हैं कि आप सभी जितने भी हैं, आपके आसपास पार्क है, जिस रोड पे आप चलते हो, या फिर आपके जितने भी डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इन सभी के जितने भी यहाँ पे या टीचर्स है या जितने डॉक्टर्स हैं, जितने रोड बनाने में खर्चा होता है, तो ये पैसा गवर्नमेंट आपसे सीधा ना लेके आपसे टैक्स के फॉर्म में ले लेती है। किस फॉर्म में ले लेती है? टैक्स के फॉर्म में ले लेती है। और ये टैक्स के फॉर्म में जब लगता है गवर्नमेंट को कि हमें थोड़े से कम रेवेन्यू हो रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो टैक्स बढ़ा देती है लोगों पे। तो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, और गवर्नमेंट का मतलब मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हैं 2024 सामने देख रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब हर एक, जैसे कि इंडिया के अंदर डोमिनेंट गवर्नमेंट की बात करें, या तो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है। राइट नाउ पिछले 11 साल से तो बीजेपी है। और बीजेपी के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आप पहचान रहे होंगे हमारे पीछे कौन है, देख रहे हैं कितना हंस रही हैं ये। तो कौन है ये? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर यही क्या करती है, इनके पास ना दो चैलेंज होता है। इनके पास दो चैलेंज होता है, एक चैलेंज होता है ए, एक चैलेंज होता है बी। ए चैलेंज में ये देखती है कि हमें खर्चा कहाँ कहाँ करना है, तो ये सारा का सारा एक्सपेंस के बारे में सोचती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या सोचते हैं? सारा का सारा खर्चे के बारे में, भाई क्या खर्चा होगा। फिर बी पार्ट में आता है, सारा का सारा इनकम के बारे में सोचती है कि इनका इनकम कहाँ से आ गया, रेवेन्यू कहाँ से होगा। हर बार हमारा, अभी तक मेरे ये बात समझ ही नहीं आई कि हर बार हमारा खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होता है, जिससे जो डिफरेंस आता है उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, कि हमारा भैया हमारा नुकसान में चले गए। तो ये पता नहीं कैसे होता है, नहीं होता है, ये तो भगवान जाने। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि इनके दिमाग में दो ही प्लान चलता है। खर्चे के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं, आपको पढ़ना है इनकम। जो गवर्नमेंट सोच रही है कि इनकम कहां कहां से आएगा, तो गवर्नमेंट के पास इनकम लाने का मात्र मेजर सोर्स जो है वो दैट इज अ टैक्स है। और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, बट मेजर सोर्स क्या है हमारा? टैक्स है। तो वो टैक्स के बारे में ये सब कुछ बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं इनके पास जो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पता है क्या है इनके सूटकेस में? एक पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे इसके अंदर पेपर हुआ करता था।
अब इस सूटकेस में क्या है, आईपैड लेके चलते हैं, आईपैड के अंदर बजट बताया जाता है। और ये पता है कब आते हैं बजट बताने के लिए भारत के अंदर? 1 फरवरी को। पहले 28 फरवरी को आया करता था बजट, लेकिन अब ये 1 फरवरी को आ जाएंगे, पहली तारीख को फरवरी के मंथ में ये आ जाएंगे। और फेब के मंथ में ये सारा का सारा डिटेल बता देंगे, और क्या टैक्स होगा, कितने पैसे कहां कहां से लेंगे, कैसे कैसे इंतजाम किया जाएगा। तो इन्होंने 2024 में जो चीजें बोली थी 2024 में, अब हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे 2000, क्योंकि 24 में तो इन्होंने बोला और जो उसके तो हम इनकम ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो अब हम अप्लाई करेंगे 25 में। तो अभी हाल फिलहाल 2025 फरवरी गया तब भी बोला, वो हम अप्लाई करेंगे 2026। अभी हम समझेंगे इन बातों को। तो बजट बेसिकली क्या है, बजट का मतलब क्या है कि जब कभी भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, हर एक ईयर ये बजट को लेके आते हैं और उसके अंदर डिटेल बताते हैं कि क्या खर्चे हैं और क्या इनकम। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बजट हमारा हर साल आता है फेब में, लेकिन जिस साल हमारा इलेक्शन होता है, जिस साल इलेक्शन, जैसे 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ, तो इस साल में 2 बार बजट आया। 2024 में ना 2 बार बजट आया। सर 2 बार बजट आया कैसे? अब 2 बार इन्होंने बजट बनाया। एक तो ये बताने के लिए आए 1 फरवरी के लिए, 1 फरवरी में क्या क्या होगा, क्योंकि फेब में भी इनकी सरकार थी। उसके बाद जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जीत गए, तो जुलाई में एक और बजट लेके आई कि भैया बजट का मतलब सारे इनकम और खर्चे का डिटेल बताया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो जिस साल इलेक्शन होता है, कौन सा इलेक्शन, हमारा प्रधानमंत्री चुनने वाला इलेक्शन, उस साल 2 बार बजट आ जाता है। और नॉर्मली हर साल 1 बार ही बजट आता है। और बजट आने की तारीख फिक्स होती है, कब होती है? 1 फरवरी, 1 फरवरी को बजट आ जाता है हमारे भारत के अंदर। पहले रेल बजट अलग आया करता था और फाइनेंस बजट अलग आया करता था। अब ये क्या होता है, हमारा फाइनेंस बजट आता है। और जब ये बजट लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट भी बोला जाता है इसको जब लेके आते हैं। तो मैं क्या समझा रहा हूं सर? मैं समझा रहा हूं हमारा टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन, टैक्स के ऊपर सारे नियम, टैक्स के ऊपर सारे कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको होता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ही होता है, इसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हर साल नए नए कानून बनाती हैं, तो हमें भी उसी के हिसाब से हर साल नई नई चीजों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा इनकम टैक्स हर साल बदल जाता है, ठीक है ना। हमारा इनकम टैक्स कब आया था? हमारा इनकम टैक्स आया था जो 1961 में, 1961 हमारा इनकम टैक्स एक्ट आप देखोगे ना, तो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। ये उस टाइम पे बनाया गया था। तो जैसे ही ये बना, उसके बाद ये हर बार, हर साल, तब से देखो, सोचो 1961, तब से हर साल ये चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। और कब चेंज होता है? ये फेब मंथ में आके चेंज हो जाता है। चाहे थोड़ा चेंज हो, चाहे ज्यादा चेंज, चेंज तो चेंज ही है। तो तब से ये चेंज हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट ने सोचा यार इतने सारे पुराने टाइम से इसको लेके चल रहे हैं, और ये है कि चेंज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा नियम बनाए जिसमें चेंज ना करना पड़े। तब आप लेके आए हैं वो न्यू टैक्स, जो कि हमें नहीं पढ़ना, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स कोड, यानी डीटीसी। अभी ये फ्रेमवर्क में है, ये आने ही वाला है। होपफुली 1-2 साल के अंदर प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें नए वाला टैक्स जो आने वाला है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 इतने पुराने कानून को पढ़ेंगे नहीं जी, मोस्ट अपडेटेड लॉ है ये। हर बार ये क्या होता है, चेंज होता ही जाता है। समझ में आया ना? तो भाई इनकम टैक्स कौन हमारा लेके आता है, या फिर टैक्स के ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। कब बनाता है? 1 फरवरी को। ये जब भी बनाया जाता है 1 फरवरी को। अगर जरूरत पड़ती है तो कई बार बीच में भी ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन के जरिए ये इशू कर देते हैं। तो चलिए आइए
हमारे टैक्स के कितने टाइप हैं, और आज की क्लास में देखेंगे टैक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज होता है। तो आज की क्लास में टैक्स के टाइप, टैक्स के अंदर बेसिक टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सर बैच कोड क्या है? बैच कोड आपका कुछ भी नहीं है, आपकी क्लासेस नॉर्मल जो लाइव चल रही है बैच के लिए आपको उसके अंदर कोई कोड की लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं टैक्स। तो देखिए आपका जो टैक्स है, टैक्स देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, हमारे दो तरीके के टैक्स है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, समझे, डायरेक्ट टैक्स, और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब बड़ा बेसिक सब बातें बताऊं तो हम जैसे मान लेते हैं ये व्यक्ति अपना इनकम कमाते हैं, ये व्यक्ति अपना इनकम, ये ना जॉब करते हैं। आप सुनिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये ना जॉब करते हैं, मान लेते हैं इनका जॉब जो है वो जॉब है इनका, सपोज करो कि ये जॉब करते हैं टाटा कंपनी में, टाटा कंपनी में, वहां से इनको मिलता है सैलरी, वहां से मिलता है इनको सैलरी। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी पैसे तनख्वाह मिल रहा है इसको सरकार को इसके ऊपर टैक्स देना है। तो ये खुद आ गए और ये हमारे कौन है? ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो ये खुद चल के आए और अपनी इनकम के ऊपर इनको टैक्स जमा करवाने के लिए आए। यानी अगर मेरी इनकम है तो मैं ही जाऊंगा सरकार को एक टैक्स जमा कराने के लिए, जो भी टैक्स बनता है चाहे किसी टाइप का इनकम हो। तो ऐसे को मैंने क्या करा, हमारे और सरकार के बीच में जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। अगर मैं टैक्स जमा नहीं करेंगे, अगर ये व्यक्ति टैक्स जमा नहीं करेगा तो गवर्नमेंट इसको पकड़ के जेल में भी डाल सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें खुद जाके टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। हाँ लेकिन नाउ डेज आजकल हमें इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ही हम टैक्स को जमा कर देते हैं, हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, लेकिन हमें ही जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसको कौन सा टैक्स बोला गया? डायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट और ये दोनों आपस में साथ के साथ है, तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और इसी डायरेक्ट टैक्स को ही हम, पता है क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स को ही हम बोलते हैं इनकम टैक्स। यानी सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब बिल्कुल सही समझा आपने, इसी को बोला जाता है इनकम टैक्स। और हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आई बात आपको? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन खुद सरकार को टैक्स डिपॉजिट करता है अपनी इनकम पे, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स, अपनी इनकम पे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनकम टैक्स रूल भी पढ़ने वाले हैं जो कि 1962 में जब कभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए तो रूल के अंदर पढ़ लेते हैं। और क्या पढ़ेंगे सर? गवर्नमेंट के कुछ कुछ नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं बीच बीच में। नोटिफिकेशन जैसे कि नोटबंदी के टाइम पे गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया था कि अगर आपकी कोई ब्लैक मनी है तो उसको ऊपर हम 110% टैक्स लगाएंगे। नोटिफाइड बाद में किया था, उस टाइम पे लॉ ही नहीं था। इसके बाद क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट, जैसे मैंने बताया निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हर साल वो डिटेल जो लेके आते हैं वो क्या होता है? हमारा फाइनेंस एक्ट होता है। अब फाइनेंस एक्ट के बाद सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, इसके बाद कुछ जुडिशियल डिसीजंस भी हम देखेंगे जिसके अंदर केस लॉज वगैरह भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को मिला दिया जाए तो एक इनकम टैक्स लॉ बन जाता है। इनकम टैक्स लॉ का मतलब ऐसा अकेला नहीं है, इन सभी चीजों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है? इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स को ही क्या बोलते हैं हम? इनकम टैक्स बोलते हैं। जल्दी बोलो, डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये एक व्यक्ति है और ये दुकान है, ये क्या है? हमारा दुकान है। इस दुकान पे इसने सामान खरीदा, और जैसे सामान इसने खरीदा तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सामान, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप ध्यान से देखो इसके ऊपर क्या लिखा होता है। जब आप सामान खरीदते हो तो इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। क्या लिखा होता है इसके ऊपर? इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। सपोज करो हमारा जो सामान था वो 10 रुपए का था और 2 रुपए का टैक्स है, टोटल कितना हो गया? 12। तो ये व्यक्ति इसको दुकानदार को कितने रुपए देगा? ये व्यक्ति इस दुकानदार को देगा दैट इज 12 रुपीज।
तो इसको सामान मिल जाएगा। तो इसने क्या करा, 12 रुपीज दे दिया। अब 12 रुपीज किसके पास आ गया, इस दुकानदार के पास। तो इस दुकानदार का 10 रुपए अपना है और 2 रुपए तो टैक्स के पैसे हैं। तो ये क्या करेंगी, जो 2 रुपए टैक्स के पैसे हैं, ये 2 रुपए टैक्स के पैसे किसको दे देगी, जाके गवर्नमेंट को दे देगी। किसको दे देगी, जाके गवर्नमेंट को दे देगी। तो यानी मेरे 2 रुपए मैं खुद गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, मीडियोकर कौन दे रहा है, दुकानदार को। तो मैं टैक्स तो मैं ही दे रहा हूं, लेकिन इस वाले सिचुएशन में टैक्स मैं सीधा जाके दे रहा हूं। इस वाले सिचुएशन में दुकानदार के ऊपर ये बर्डन डाला गया, तो इसको बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जैसे कि लाइक जीएसटी भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है हमारा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे ये आप। कस्टम भी बोलते हैं, कस्टम जैसे कोई इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो ये भी सेमेस्टर 6 में पढ़ने वाले हो। मिसलेनियस टैक्स है, जैसे कि हम वैट बोल सकते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, या आपका एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं। तो बड़े सारे एंटरटेनमेंट टैक्स भी, बड़े सारे टैक्स और भी बोले जा सकते हैं। तो सर समझ में आई बात। डायरेक्ट टैक्स, अगर मैंने इनकम कमाया, मैं आज जॉब कर रहा हूं, मैं आज बिजनेस कर रहा हूं, मेरी इनकम और मैंने जाके सरकार को जो भी टैक्स दिया वो कौन सा टैक्स माना जाएगा, हमारा डायरेक्ट टैक्स। और मैं अगर दुकानदार हूं, मैंने ग्राहक से पैसे लिए और फिर दिए। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर अब ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, इसे 2 रुपए ये डायरेक्ट इनको क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि भाई दुकानदार, दुकान पे हर एक व्यक्ति सरकार के पास नहीं जा सकता। अब एक बात ध्यान रखना, आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा तब भी आपको टैक्स देना होगा। अगर पूछा जाए क्या आप टैक्स देते हो, कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मैं जब था तो भाई टैक्स के पैसे से तुम हम सारी चीजें चलाते हो, हम टैक्स भरते हैं। तो कई बार मन में आता है मैं तो टैक्स भरता ही नहीं, मैं वैसे ही बोल के आ गया। नहीं भाई, आप सब टैक्स भर रहे हो। आपने अगर बात करें तो आपने जो बुक खरीदा है, बुक के ऊपर भी, वैसे तो बुक टैक्स फ्री है, लेकिन आपने जो रजिस्टर खरीदा, जो पेन खरीदा, इन सभी के ऊपर लगभग लगभग टैक्स लगता है। आप जो चिप्स खाते हो, एनीथिंग, अगर मैं सांस भी ले रहा हूं ना तो इस पे भी टैक्स लगता है। कौन सा, अगर आपने प्यूरिफाई लगा रखा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो आप मंदिर में पूजा करने जाते हो तो अगरबत्ती खरीद के पूजा करने जा रहे हो, उसके अगरबत्ती के साइड में पीछे देखोगे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा होगा। तो हर एक चीज पे टैक्स दिया जाता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचता जिस पे टैक्स ना ले सरकार। तो इतना टैक्स लेती है। तो सरकार 2 तरीके से टैक्स लेती है, एक आपने इनकम कमाया तो उसके ऊपर लाओ भाई टैक्स, एक आपने खर्चा किया तो उस पे भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को शर्म आ जाएगा ना अगर हम डायरेक्ट मांगेंगे। मैंने अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह है तो मैंने टैक्स दे दिया, फिर दोबारा मेरे पास गवर्नमेंट आएगी कि खर्चा कर रहे हो टैक्स दो, कैसे बोलेगी, तुमसे नहीं लेंगे। एक एजेंट बिठा दिया कि तुम इससे लो और हमें दे दो, मैं इससे तो मांग ही नहीं सकता। तो ये वाला टैक्स कौन सा है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या समझ में आया, इनडायरेक्ट टैक्स। सर बैच पर भी, हाँ बिल्कुल 18% का जीएसटी है। कहीं अब जीएसटी, अब हमारे सिलेबस का पार्ट हम ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 में। हम सारी बातें करने वाले हैं किस बात की, डायरेक्ट टैक्स की। समझ में आई बात आपको। तो टैक्स बताओ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में कौन सा है बताओ जल्दी, हमारे सिलेबस में कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हर साल क्या हो जाता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स हर साल क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है। चेंज कौन करता है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कैसे चेक करता है, चेंज करता है, वो करता है इस फॉर्मेट में, फाइनेंस एक्ट में, जो कि मैंने बताया ये क्या लेके आते हैं, फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं। अब सर जैसे ये फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं ना, तो फाइनेंस एक्ट लाने के बाद ये ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स बन जाता है। ये जो भी इन्होंने सारा हमारा पार्लियामेंट के अंदर पढ़ा और जो बिल लेके आए, इसके ऊपर जब तक साइन नहीं हो जाते, क्या आपको पता है किसके साइन होने चाहिए, तो वो एक्ट बन जाता है। क्या आपको पता है, किसी भी पेपर पे अगर किसी एक व्यक्ति ने साइन कर दिया, वो व्यक्ति कौन है, कमेंट में बताओ फटाफट। जिसके साइन करते ही वो एक्ट बन जाता है, किसके साइन करने के बाद एक्ट बन जाता है। सर कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो कम अंडर, बिल्कुल कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। बताओ इसके ऊपर इन्होंने तो एक बिल बनाया, एक पेपर बना दिया, अभी ये एक्ट नहीं बना, इसके ऊपर एक पर्सन का साइन होगा, साइन होते ही हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट के, बिल्कुल सही, हमारे राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है और साइन करते ही ये क्या बन जाता है हमारा एक्ट। तो आप ध्यान दो, अभी तक तो ये क्या रहेगा, फाइनेंस एक्ट, इस पे साइन करते ही ये कहां इंक्लूड हो जाएगा, जाके हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, हमारे सिलेबस के अंदर
हम एक्ट 1961 ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस के अंदर रूल बहुत कम है, इतने ज्यादा रूल की डिस्कशन नहीं है, ना के बराबर है। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपने सुना होगा कि कैपिटल गेन के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, सरकार को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ गया था यहाँ पे। इसके बाद सर्कुलर बहुत कम पढ़ने वाले, हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद जुडिशियल डिसीजन है, कुछ केस लॉज हैं, उसी को बेंचमार्क मान के हम पढ़ने वाले हैं। सर आपने इनकम टैक्स सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लिया? बिल्कुल। वेदांत बिल्कुल मैंने डिस्कस किया है। आप जाएंगे लास्ट क्लास के अंदर, टोटल 15 चैप्टर थे जिसको मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम कौन सा टैक्स पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। और आज के बाद मैं इसको इनकम टैक्स का नाम देने वाला हूं। अच्छा, सबसे पहले हमारे लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमें देखो कॉलेज वाले क्या करते हैं, याद ध्यान देना, जब हमारा जो कॉमर्स है, कॉमर्स पढ़ाने के लिए बोला गया भैया कॉमर्स इतना आसान मत समझो, कॉमर्स के अंदर बड़ी सारी चीजें डिटेल में होती है। तो बोला कि हम तुम्हें कॉमर्स के अंदर आप तभी परफेक्ट होगे जब सारी चीजें पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपने अपना जीवन कॉमर्स में कब स्टार्ट किया? 11th क्लास में किया। कब स्टार्ट किया अपना लाइफ आपने? 11th क्लास में लाइफ अपना स्टार्ट किया। ओहो कॉमर्स लेते हैं, मजा आएगा मजा आएगा। तो आपको पढ़ाया गया सिर्फ और सिर्फ अकाउंट, और ये अकाउंट भी कौन सा? सोल प्रोपराइटर का। आपको पढ़ाया गया सोल प्रोपराइटर। उसके बाद आप आगे 12th में आ गए भाई, 12th में आगे मेहनत करेंगे, फिर आपको पढ़ाया गया, फिर से 12th क्लास में आपको पढ़ाया गया भैया क्या? फिर से अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट? यहां पार्टनरशिप। ओहो, फिर जैसे ही आप और आगे बढ़े और आगे बढ़े, आप आगे भैया सेमेस्टर 1 के अंदर फर्स्ट ईयर में आ गए। फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ाया गया आपको अकाउंट्स, और कुछ अलग अलग अकाउंट्स पढ़ा दिए गए। तो यहाँ तीनों टाइम तक अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक आपको लगभग इस साल में एक ही अकाउंट्स पढ़ाया गया, दैट इज फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। और इसका एक ही पर्पस था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आप बैलेंस शीट बनाओ। आप याद करो, यहां तक आपको एक ही चीज सिखाया गया। फर्क ये था अकेले व्यक्ति का, और फर्क ये था पार्टनरशिप का, इन दोनों का यहां तक सिखाया गया। लेकिन जैसे ही आप सेमेस्टर 2 में जाते हैं, सेमेस्टर 2 में बोला गया और इन्हें पढ़ाना चाहिए। फिर से सेमेस्टर 2 में आपने एडमिशन लिया, जो कि यहां पे आपने पढ़ा फिर से, लेकिन यहां था कॉर्पोरेट अकाउंट। सर ये कॉर्पोरेट अकाउंट क्या था? कॉर्पोरेट अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जहां पे किसी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है ये बताया गया। यानी आपको सारे अकाउंट्स जब तक नहीं सिखाएंगे आपकी बीकॉम खत्म नहीं होने वाली। इसके बाद जैसे ही आप गए सेमेस्टर 3 के अंदर, तो सेमेस्टर 3 में भी आपका एक अकाउंट आया, अकाउंट तो नहीं कहेंगे, वो आया हमारा मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जैसे ही आप सेमेस्टर 4 में गए, सेमेस्टर 4 में एक आपको सिखाया गया, कौन सा अकाउंट सिखाया गया था? कॉस्ट अकाउंट। अभी पढ़ के ही तो आए हो रिसेंटली। अब सेमेस्टर 5 में जो आपको सिखाया जा रहा है, दैट इज आपको सिखाया जा रहा है इनकम टैक्स। तो ये भी एक तरीके से अकाउंट्स का ब्रांच ही मान लो। मतलब अकाउंट, अगर मैं एक 11th क्लास में ये सब सिखा देता ना, तो भैया यहाँ पे बच्चे जो बैठे होते हैं वो, यहाँ तो होते ही नहीं क्लास में, बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते, इतना सारा कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे अकाउंट्स को सिखाया जा रहा है। लास्ट आपका जीएसटी बचेगा, जो कि आपको बाद में सिखा दिया जाएगा, यानी सेमेस्टर 6 के अंदर। समझ में आई बात आपको? तो हम इस तरीके से धीरे धीरे कॉमर्स को सीखते हैं। तो नाउ हर बार जब भी सीखते हैं, तो एक ऐसा यही सब्जेक्ट था हमारे लाइफ के अंदर जिसके अंदर हमें एकदम से न्यू मिल जाता है कुछ। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो भाई, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इतनी दिक्कत नहीं होती।
आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो इतनी दिक्कत नहीं होती, आप 10th में भी पढ़ रहे हो, 9th में भी पढ़ रहे हो। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक अकाउंट सब्जेक्ट से एकदम न्यू आता है। तो इनकम टैक्स भी आपके लिए इस बार क्या है, एकदम न्यू। तो सबसे पहले आपको इसके कुछ बेसिक टर्म्स सीखना चाहिए इसमें यूज होने वाला। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपकी क्लास जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है AY, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसके भी मायने हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा AY लिखा हुआ है भाई, AY का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। तो आइए देखते हैं हम अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स को। बेसिक टर्म्स कौन सा है सर, बेसिक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बेसिक टर्म्स बात करते हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सर असेसमेंट ईयर। सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट ईयर, फिर हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, फिर बात करने वाले हैं SSC, फिर बात करने वाले हैं हम पर्सन की बात करने वाले हैं। तो पहले आ जाइए हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर। ये कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम असेसमेंट ईयर। आइए देखिए असेसमेंट ईयर क्या होता है। आप असेसमेंट ईयर छोड़िए, पहले आप समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब देखो, ये तारीख जो है, ये तारीख मैं बता दूं 1/4/2024। ठीक है, ये तारीख है 1/4/2024। ये साल कब खत्म हुआ, साल खत्म हुआ हमारा 31/3/2025। हमारा ईयर जो खत्म हुआ 31/3/2025, ये पूरा साल हो गया। अब अगर आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, वट एवर, आपने ये पूरे साल के ड्यूरिंग में आपने इनकम खर्चा यानी पैसे इस पूरे साल के ड्यूरिंग में कमाया। जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट आपसे कभी भी साल के बीच में पैसे मांगने आएगी, मान लिया जाए ऐसे कर दे गवर्नमेंट कि आपने अप्रैल में पैसे कमाया, आपकी सैलरी आई अप्रैल में और आपको इसके ऊपर टैक्स देना है, तो आप अप्रैल में भी सरकार के पास जा रहे हो। फिर ऐसे ही आपके पास मई में सैलरी आई, जॉब कर रहे हो, आप उस पे भी सरकार के पास जा रहे हो। भाई सरकार के पास क्यों जा रहे हो, टैक्स को जमा करने जा रहे हो। मई के बाद क्या हुआ, आपका जून हुआ, जून में भी सरकार के पास जा रहे हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर बार सरकार के पास आप जा रहे हो, क्या करने, टैक्स को जमा करने। और बिजनेसमैन को देखो, एक महीने हुआ और वो अपना बैलेंस शीट P&L बनाता है, फिर दूसरे महीने बैलेंस शीट P&L। तो ये करना ना पॉसिबल नहीं है, और सरकार पागल हो जाएगी, बोलेगी भाई सरकार ना, पता है सिर्फ 2 महीने काम करती है, 2 से 3 महीने इनकम टैक्स वाले उसमें पागल हो जाते हैं, उनका इनकम टैक्स सर्वर वर्वर सब क्रैश हो जाता है। अब ये डेली डेली तो नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको, आप ये पूरे साल जो है ना, इसमें हमें टैक्स मत देना, आपको टैक्स नहीं देना इस पूरे साल में। इस पूरे साल में आप अपनी पहले इनकम अच्छे से कमा लो, इस साल में इनकम कमा लो। और इससे पहले जैसे ही ये आप देख रहे हो ना, अब ये एक पीछे साल था, इस साल को बताओ कौन सा है, इस साल को बताओ, इससे पिछला साल, इससे पिछला साल, मैं सीधा सीधा ईयर लिख दूं 2023 और 2024। ठीक है, यहां फैब के मंथ में, इस साल फैब के मंथ में गवर्नमेंट ने क्या करा, रूल लेके आई कि इनकम टैक्स के ऊपर कुछ हम कानून बना रहे हैं। तो इस साल में लेके आई, और ये रूल कब अप्लाई होगा, रूल अप्लाई इस साल होगा, रूल अप्लाई इस साल होगा। क्योंकि जिस साल में कानून लेके आया उस साल नहीं अप्लाई होगा, उस साल के इनकम को पहले आप कमाओगे और अगले साल वो रूल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब सर, जो ये वाला ईयर चल रहा है, यहां पे आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे, इस बार यहां पे टैक्स दोगे या नहीं दोगे। तो जवाब सर नो, हम इस साल टैक्स नहीं देने वाले। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे, नहीं। सरकार कहती है भाई रुक जाओ, अब आपको थोड़ा अगले साल की बात करो। तो अगले साल की अगर मैं बात करूं, तो ये साल जो स्टार्ट होगा, ये साल कब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 1/4/2025, और यहां पे आएगा 31/3/2026।
बोला भाई एक काम करो आप, मैं एक सीधा साधा लॉजिक लगा रहा हूं, आप अगर इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब हम जैसे, आप जैसे तनख्वाह वाले आदमी, छोटे मोटे आदमी, अगर आप हो तो आप क्या करना, 31/7/2025 तक आप टैक्स दे देना। 31/7/2025 तक टैक्स दे देना। आप ध्यान दो, जो आपके पास टाइम था, कौन से टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जो ये वाला टाइम था आपके पास, देखो ये वाला जो टाइम था आपके पास, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, तो ये वाला साल, जो ये वाला टाइम था, यहां पे आप बैठोगे। आप बैठने के बाद क्या करने वाले हो, आप यहां बैठ के कैलकुलेशन करोगे। क्या करने वाले हो, कैलकुलेशन। आप यहां से यहां तक जो एरिया मैंने बताया, यहां पे कैलकुलेशन करोगे। यहां से यहां तक जो टाइम मिला, यहां कैलकुलेशन करोगे। किस साल की इनकम पे कैलकुलेशन करोगे, इस साल की इनकम पे तो कैलकुलेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक एंड ना हो जाए। तो आप यहां से लेके यहां तक जो पैसे आपने कमाए हैं, उस साल पे इस साल बैठ के आप इनकम करोगे, कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे आप, कैलकुलेट। और कैलकुलेशन को पता है क्या बोला जाता है, असेसमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट बोला जाता है कैलकुलेशन को। टैक्स में क्या बोला जाता है, असेसमेंट बोला जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जिस साल आप पैसे कमाते हो, जिस साल आप पैसे कमाते हो, क्या उस साल आप टैक्स देते हो उसी इनकम पे जिस साल कमाया? तो जवाब है नहीं सर, हम दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हमें सरकार फिर अगले साल थोड़ा टाइम देती है, तब हम देते हैं। और अगर आप कंपनी हो तो कंपनी की तो भाई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती है। तो उनको बोलते हैं कि भाई इस डेट पे ना छोटे मोटे आदमी आके टैक्स भर देना, और इस डेट पे 30 सितंबर डेट दे देती है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक, जैसे कि टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये जो कंपनी वगैरह होती है, उनको बोला गया इस डेट तक आपको क्या करना है, अपने इनकम टैक्स को जमा करना है। और जो सिंगल पर्सन है उसको इस डेट तक जमा करना है। सर क्या समझा रहे हो, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। देखो फिर से मेरी बात समझो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने जिस साल इनकम कमाया, उस साल की इनकम पे आप टैक्स अगले साल, यानी अगला साल ही तो लग गया। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं पहुंच गया यहां पे टैक्स कैलकुलेट, तो ये नेक्स्ट ईयर ही आ गया। तो जो ये वाला साल है, इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। इसको क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट ईयर। इसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। ठीक है, इस साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा साल होता है, जिस साल हम अपने इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, जिस साल हम पी&एल बनाते हैं, जिस साल हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस साल को क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर आप यहां पे सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये वाला जो साल कहलाएगा ना, जिसके लिए आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर। इसको क्या कहेंगे हम, प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में हम AY कह देते हैं, AY असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं PY। ठीक है, समझे बात? दोबारा समझो सर, समझ में नहीं आई तो दोबारा समझो। मान लो ये वाला साल है, आप मुझे कमेंट में बताना ये वाला साल है। मान लेते हैं, मैं सिर्फ डेट लिख रहा हूं, 1/4/2024, और एंड होगा ये 31/3/2025। इस साल बैठ के आपने इनकम कमाया, इस साल बैठ के आपने इनकम कमाया, इस साल क्या करा आपने, इनकम अर्न किया, इनकम अर्न किया। क्या इस साल आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को? दो, मुझे जवाब देना, क्या इस साल इस वाली जो इनकम कमाया है इस पे टैक्स दोगे या नहीं दोगे? जल्दी बताओ फटाफट, इस साल आप दोगे या नहीं दोगे? जल्दी कमेंट में बताइए सर। नो नो नो, भूमि का भी कहना है नो, वसंत का भी कहना है नो, नहीं देंगे। रीजन और लॉजिक पता है कि इस साल हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम हम कमा ही नहीं रहे, अभी तो इनकम जनरेट ही हो रहा है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो ना, कि एंड ऑफ द ईयर डेट तक भी हम इनकम कमा लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, बच्चे तो रात में भी कोर्स ले लेते हैं, तो बैलेंस शीट कैसे बना लेंगे? तो जवाब भाई नहीं देंगे। तो भैया इस साल की इनकम के लिए हम अगले साल पहुंचेंगे, हम अगले साल पहुंचेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर हो गया ये एक तरीके से ना, नेक्स्ट ईयर हो गया। अगर मैं इस साल खड़े हूं तो ये वाला अगला साल हमारे लिए नेक्स्ट ईयर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर
में हम बैठ के इस साल की इनकम पे कैलकुलेशन करेंगे। जो टाइम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं इस साल खड़े हूं तो कैलकुलेशन कब करूंगा मैं? नेक्स्ट ईयर। कैलकुलेशन कब मैं करने वाला हूं? नेक्स्ट ईयर। यानी अगर मैं बात करूं मेरा 24 और 25 की इनकम पे, मैं कैलकुलेशन कब करूंगा मैं? 2025 और 26 में। तो जिस साल मैं कैलकुलेशन करूंगा, यानी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है असेसमेंट। और ये एक साल है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? असेसमेंट ईयर। क्या बोल दिया गया? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। और जिस साल पैसे कमाएंगे, तो कैलकुलेशन में इस साल कर रहा हूं, तो ये जो जिस साल पैसे कमा रहे हैं वो तो पिछला साल हो गया, क्योंकि मैं तो इस साल आ गया हूं। तो जिस साल मैं पैसे कमा रहा हूं वो कौन सा साल हो गया? हमारा पिछला साल। तो इसको क्या नाम देंगे हम? प्रीवियस ईयर। इसको क्या नाम देंगे हम? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? इन विच ईयर इनकम इज अर्न। जिस साल पैसे कमाए जाते हैं उसको कौन से साल बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा साल होता है? इन विच ईयर इनकम इज कैलकुलेटेड। जिस साल हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? मैंने दो चीजें समझाई, समझ में आई बात आपको? इसलिए सिर्फ इसी वजह से हमारा इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस साल ये बन गया था, ये बन गया था। लेकिन ये अप्लाई कब हुआ पता है? अप्लाई हुआ 1962 में जाके। मतलब नेक्स्ट ईयर अप्लाई हुआ, क्योंकि जिस साल बना उस साल तो अप्लाई नहीं हो सकता, अभी तो इनकम कमा ही रहे हैं। तो अप्लाई कब हुआ? उसके नेक्स्ट ईयर जाके। इसलिए हमारा जो रूल आया इनकम टैक्स का वो नेक्स्ट ईयर आया। समझ में आई बात आपको? सर नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। चलिए अब एक बार हम छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं असेसमेंट ईयर का, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। और ये जो असेसमेंट ईयर है ना, आपके एग्जाम में मैंने बता दिया, इस बार पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आएगा, आपको याद करना है। तो इस बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। किसका? व्हाट डू यू मीन बाय द असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। लिख लो और याद भी कर लेना। क्या कहता है? द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। जिस साल हम इनकम कमाते हैं पिछले साल में। समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर, क्योंकि जिस साल पैसे कमाते हो उसको कौन सा साल बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। इज टैक्स्ड इज नोन एज ए असेसमेंट ईयर। यानी जिस साल इनकम कमाया उसके जिस साल में टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब कहता है असेसमेंट ईयर मीन, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? ये 12 महीने का टाइम फ्रेम होता है। आप देखो असेसमेंट ईयर जब भी होगा हमारा ये 12 महीने का हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है 12 महीने का हो। सर ये क्या बात कर रहे हो? प्रीवियस ईयर हो सकता है मैंने बिजनेस यहां स्टार्ट किया हो सकता है मैंने 1 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रीवियस ईयर तो 30 दिन 31 दिन का ही हुआ। लेकिन असेसमेंट ईयर तो अगला साल है, तो ये ऑलवेज कितने महीने का होगा हमारा? 12 महीने का होगा। जो कि स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल से होता है। एंड कहां पे होता है हमारा? 31 मार्च को होता है। कब? नेक्स्ट ईयर का। फॉर इंस्टेंस द असेसमेंट ईयर 2025-26 विच आर कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट टैक्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। मतलब घुमा फिरा के वही बात बोल दिया कि भाई जिस साल इनकम कमाया उससे अगले साल जिस साल कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को असेसमेंट ईयर कहते हैं। और असेसमेंट ईयर कितने महीने का होता है जी? 12 महीने का होता है, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। असेसमेंट ईयर एट द आपका रेट प्रिस्क्राइब बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। और असेसमेंट ईयर में कौन से कानून और रूल बनेगा? जिस साल का फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यानी अभी फरवरी 25 में, याद करना, मैं ध्यान देना, फेब 25 गया 2025, इसमें बजट आया, तो क्या इस साल की इनकम पे जो हमारा 24-25 की इनकम पे अप्लाई होगा? तो जवाब नहीं, वो अगले साल अप्लाई होगा। तो एक एक ना बड़ा बहुत ज्यादा मैंने देखा, मेट्रो पे भी जा रहा था, गवर्नमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए। अब पता नहीं ये पब्लिसिटी पे इतना खर्चा करती है, इससे अच्छा और कहीं खर्च करे तो ज्यादा बेटर है। मेरा तो यही मानना है कि लॉन्ग रन में सस्टेनेबल वही होता है जो कि अच्छा होता है। बेकार चीजें तो समय के साथ उड़ जाती है।
तो लगाया था कि 12 लाख रुपए तक सरकार को अब मतलब जो है किसी को टैक्स नहीं देना होगा, 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री। तो ये कब बोला? ये फैब 2025 में बोला। तो फैब 2025 यानी फैब 2025, तो इस साल तो ये अप्लाई नहीं होगा और ये साल खत्म होगा 2026 में। तो यानी इस साल की इनकम कमाएंगे और इसकी कैलकुलेशन कब सीखेंगे हम? 26 और 27 में। तो भाई इस साल जो हम टैक्स सीखेंगे उसमें 12 लाख वाला वो वाला जो सीखा ये अभी नहीं पढ़ा जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट आएंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। आप वैसे ही समझ जाओगे कि वो क्या कहने वाले थे, ठीक है ना। तो ये है हमारा असेसमेंट ईयर। इसके बाद आइए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है मैंने अभी बताया। प्रीवियस ईयर क्या होता है आप बताओ? ये साल पैसा कमाया और इस साल कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाला साल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम, और इस वाले साल मैंने पैसे कमाया, अर्न किया। तो इस साल जो मैंने पैसे कमाया है उसको कौन सा ईयर बोलेंगे? पी वाई बोलूंगा। पी वाई स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, देख लेते हैं डेफिनेशन। कहता है प्रीवियस ईयर का मतलब कहता है द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस साल पैसे कमाया गया, नोन एज प्रीवियस ईयर, उसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं। इट इज 12 मंथ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग फ्रॉम 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा और पार्ट ऐड करना चाहूंगा। इट इज 12 मंथ और यहां से लेस देन 12 मंथ। ये 12 मंथ भी हो सकता है और 12 मंथ से कम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल सर ये हमारा साल है 1/4/2024 और खत्म हो रहा है 31/3/2025। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 1/1/2025 में। तो मैं जो अपनी इनकम कमाऊंगा वो तो मैं यहीं से यहीं तक कमाऊंगा। तो मेरी इनकम कमाने की मंथ कितने हो गए? मेरे इनकम कमाने के मंथ हो गए 3 मंथ। और नाउ इसके ऊपर मैं टैक्स अब देने वाला हूं। इस साल मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इस 3 महीने की कैलकुलेशन यहां करूंगा। तो ये वाला साल तो हो गया असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट तो ईयर हो गया हमारे 12 महीने का, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो कितने महीने का हो गया हमारा? 3 मंथ का। इसलिए मैंने सेंटेंस में लिखा कि जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम भी हो सकता है और 12 मंथ के बराबर भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होगा। क्या बात समझ में आई आपको? सर असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल अक्षित, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होगी। सर जो ईयर करंट ईयर चल रहा है उसकी भी असेसमेंट ईयर कह सकते हैं, हाँ। यानी जो साल हमारा चल रहा है 2025 और 26 वो असेसमेंट ईयर है और इसी की हम टैक्स भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने ए वाई 2025-26 लिखा हुआ था। सो सर क्या हम ओनली 2 मंथ देंगे? अगर बिजनेस 2 मंथ हुआ तो नेक्स्ट ईयर देंगे, बिल्कुल। मुस्कान का सवाल है। सो सर यहां हम ओनली 2 मंथ का देंगे अगर बिजनेस भी 2 मंथ हुआ है। हाँ बिल्कुल, अगर 2 महीने का या 3 महीने का हुआ तो 3 महीने देंगे, शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने कमेंट में यही लिखा कि यहां तक आपका होगा। क्या आपको बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या समझा? क्या समझा? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अभी तक क्या समझा? असेसमेंट ईयर। सर 12 लाख वाले नेक्स्ट ईयर कैसे लगेगा? क्योंकि फरवरी में बजट आया, आप कह रहे हैं 12 लाख वाला नेक्स्ट ईयर कैसे लगेगा? भाई हमारा जो बजट आया वो आया फैब में। कब बजट आया? फैब में, फैब 2025 में। तो फैब 2025 की तो इनकम कैलकुलेट ही नहीं करने वाले हम, करने वाले क्योंकि फैब में जब लगा है तो इसके जिस साल हम अगर इस वाले साल की बात करें तो इसकी क्या टैक्स लगेगा वो पहले डिसाइड हो जाता है। तो इस साल क्या टैक्स लगेगा वो पहले डिसाइड हो गया होगा, और जो इस साल डिसाइड हुआ है वो अगले साल के लिए डिसाइड हुआ होगा कि क्या टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स कितना लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो डिसाइड कब हो जाता है? 1 साल पहले ही आपको बता दिया जाता है। आई हैव अ डाउट, कैन आई हैंडल? बिल्कुल विवेक पूछ सकते हैं आप, बताइए यहां तक क्या डाउट है। हाँ जी विवेक बताइए। 1 अप्रैल दो 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पिछले साल हमारा, क्योंकि हमारा इस साल यहाँ की इनकम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फैब में पिछले साल जो बजट बताया गया था वो यहाँ एप्लीकेबल होगा, और जो 2024-25 में जो आया था फैब में वो अगले साल एप्लीकेबल होगा।
अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो हमारा 25 और 26 चल रहा है असेसमेंट ईयर, क्योंकि हम 24 और 25 की इनकम निकालेंगे। इनकम 24 में और 25, 31 मार्च तो गया ना हमारा, तो 31 मार्च तक की इनकम हो चुकी है, तो अब कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2025 वाले इनकम को। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा, 25 और 26 हो गया असेसमेंट ईयर। ठीक है। और किसी बच्चे का डाउट, ये छोटा सा एक बेसिक टर्म्स हमने स्टार्ट किया, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? हमने दो वर्ड देखे। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हम धीरे धीरे अभी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे काफी बेसिक टर्म्स, तो हमने दो बेसिक टर्म्स कर लिए, दैट इज एक प्रीवियस ईयर और एक क्या कर लिया हमने, असेसमेंट ईयर। इसके बाद हम बात करेंगे एसएससी, फिर बात करेंगे पर्सन जो सेक्शन में गिवन है। हाँ, एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स में मैं ज्यादा चीजें सेक्शन के हिसाब से अगर बताऊं तो जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन याद भी होना चाहिए, आपको सारे प्रोविजंस अच्छे से याद होना चाहिए। सर प्रोविजंस क्या होते हैं, इनकम टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर रूल्स कानून बनाए गए, उस कानून को आपको रिमाइंड करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, उसको प्रोविजन कहेंगे। तो आइए अगर हम देखें तो हमारा इनकम टैक्स की बात करते हैं, अभी मैं दोबारा से कुछ चीजें रीड करूंगा। तो हमारे इनकम टैक्स कितने टाइप के होते हैं, सॉरी, हमारा अगर टैक्स की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का टैक्स होता है। एक कौन सा होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स, और एक कौन सा होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर हम अपनी इनकम कमाते हैं, जैसे इन्होंने अपनी इनकम कमाया सीधा गवर्नमेंट को जाके दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट हमें ही जाना है। दूसरा क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि हम टैक्स तो देंगे लेकिन हमारे बीच में मीडियोकर दुकानदार जाके हमारे टैक्स को जमा करेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे देते हैं, आपसे हर किसी प्रोडक्ट पे ले लिया जाता है, जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम है, जीएसटी है, और भी बहुत सारे अदर मिसलेनियस टैक्सेस हैं जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं सर इनकम टैक्स एक्ट क्या है। सिंपल, जो फाइनेंस एक्ट होता है इसके ऊपर साइन हो जाता है वो क्या बन जाता है हमारा इनकम टैक्स। तो अगर देखें हम क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज, आपका कहता है चार्जिंग स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, लगाया गया, प्रोवाइड दैट लीवे, लीवे मतलब लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी है, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, दैट इनकम टैक्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। बहुत थोड़ा सा देखो, लॉ ही कहता है भैया इनकम टैक्स हमारे इंडिया के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। इंसान एकदम मतलब, भारत के अंदर एक चीज है कि अगर आपके 4 रुपए बच रहे हो, पैसे बचाने का तरीका मिले, तो आपको मतलब नहीं होता हमें कि सामने वाले का भी कुछ नुकसान हो, हम अपने बचाने वाले के तरकीब खोजेंगे। सरकार हर बार टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाने के बाद क्या होता है, वो बहुत सारे कानून निकाल लेती है इससे बचा कैसे जाए। तो जब वो निकालते हैं रूल कि कैसे बचा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर गवर्नमेंट को उस पर कानून बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे बना बना के बहुत बड़ा कानून बन गया हमारा इनकम टैक्स। तो इसलिए बोलता है काफी कॉम्प्लेक्स है, और बट ये बहुत जल्दी हमारा चेंज हो जाएगा। बहुत जल्दी कब चेंज हो जाएगा, हमारा आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पास क्या आने वाला है, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। इसके बारे में हमें अभी पढ़ना भी नहीं है। रूल क्या कहता है, अबे यहाँ पे सीबीडीटी, कुछ एब्रिविएशन भी पता होनी है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, जो कि चीजों को इंप्लीमेंट करती है। इट इज एम्पावर, इसको पावर दिया गया है, मतलब एक अथॉरिटी है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पकड़ने का, उसको जेल में डालने का पावर पुलिस वाले को है। तो सेम ऐसे टैक्स को जो रूल है, मतलब कुछ चीजें बदलाव, रूल को किसको पावर दिया गया है, सीबीडीटी को। टू फ्रेम द रूल, ये रूल बनाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भैया ये चीजें बदलाव हो। टू कैरी आउट पर्पस ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए, दिस एक्ट को ऑल द फॉर्म्स, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द रिक्वेस्ट प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। जैसे कि आपने सुना होगा आईटीआर भरा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्म होता है। तो ये रूल यही बनाते हैं कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज इशू बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम विद द प्रोविजन इनकम टैक्स। अभी पता है क्या हुआ था, अभी कैपिटल गेन, पहले क्या था कैपिटल गेन, जैसे कि मान लो मैंने 1950 में
1950 में 100 रुपए का घर खरीदा था और 1950 में मुझे 100 रुपए का घर आराम से मिल जाता, और आज उस घर की कीमत मान लेते हैं कि है 50 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है 100 रुपए का घर खरीदा और 50 करोड़ का अब वैल्यू है, तो आप डिफरेंस ले लो, यानी 49,99,09,000 रुपए पे टैक्स दे दो। पहले ऐसा नहीं था, पहले बोला कि भाई 1950 में जो आपके 100 रुपए थे उसकी वैल्यू अगर आप समझो तो उसकी वैल्यू क्या थी, कहीं ज्यादा थी। उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, कहीं आज की डेट पे ज्यादा है। अगर मैं बोलूं 10 साल पहले अगर आपके पास 10 रुपए थे, आज अगर आपके पास 100 रुपए तो बोलते हैं ना इक्विवेलेंट है, तो गवर्नमेंट ने ये इक्विवेलेंट खत्म किया। तो काफी गवर्नमेंट का मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत लोगों ने बोला ये गलत किया, ये किया, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ यार शायद गलती कर दी, हमारी सरकार वरकार ना गिर जाए, हमें तो बहुत अपोजिशन। तो गवर्नमेंट बीच में आई, बोला चलो इस वाले कानून को हम खत्म करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके आप इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो गवर्नमेंट ने पता है क्या निकाला, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो हमने बोल दिया था गलती हो गई, हमें माफ करिए, और इस कानून को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो वो कहां से ली आती है, नोटिफिकेशन के फॉर्म में ली आती है। इसके बाद फाइनेंस एक्ट एनुअल आता है, ये साल में एक आता है। कब आता है फाइनेंस एक्ट बताओ, 2000 कब आता है, फर्स्ट फैब को हर बार आता है फाइनेंस एक्ट। द फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मैडम को दिखाया मैंने अभी, निर्मला सीतारमन। द फाइनेंस बिल बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट और दो हाउस होते हैं, एक पार्लियामेंट होता है और एक हमारा और जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है दोनों जगह पे। क्या कहता है, पार्ट ए जहां पे बजट कंटेन करता है प्रपोज पॉलिसीज क्या क्या होंगे, गवर्नमेंट क्या क्या फिस्कल एरिया होंगे क्या क्या, पार्ट बी कहां कहां से टैक्स कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, और लास्ट में क्या होता है, फाइनेंस बिल अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट गेट प्रेसिडेंट बिकम अ फाइनेंस एक्ट, और वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट, यानी लॉ ही बन जाता है एक तरीके से। सर्कुलर नोटिफिकेशन, कई बार ये सर्कुलर इशू कर देते हैं, जैसे सीबीडीटी जो गवर्नमेंट है इशू करता है सर्कुलर, जैसे मान लेते हैं कि डेट बढ़ा दिया, मैंने बोला 31 मई तक हमें टैक्स 31 जुलाई तक हमें टैक्स देना होता है, लेकिन कई बार ये डेट को एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि सर्वर डाउन रहा, सर्वर क्रैश रहा उस वजह से। तो ये सर्कुलर क्या करते हैं, ये नोटिफिकेशन देते हैं कि सीबीडीटी इशू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, दिस सर्कुलर क्लेरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप मीनिंग ऑफ वेरियस ऑफ प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजंस के अगर कोई डाउट है, कोई चीजें रुक गई है तो उस पर सर्कुलर बोलते भैया इसके बाद ऐसे ही करना है। दी सर्कुलर बाइंडिंग असेसिंग ऑफिसर, अब असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, बट नॉट एसएससी, एसएससी को कोई बाइंडिंग नहीं करता। एंड कोर्ट अराइज द इशू, और इस तरीके से होता है, और कुछ हमारे डिसीजंस है। तो आज की क्लास में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले क्योंकि आज कुछ बच्चों का पेपर भी है। तो आज के क्लास को अगर मैं क्विकली बात करूं तो आज की क्लास में हमने क्या देखा सर, आज की क्लास में हमने देखा कि सर अब देखो सबसे पहली लाइन में क्या था हमारा, AY 2025-26। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। टैक्स को कौन लेके आता है, अगर मैं बात करूं तो टैक्स के लाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। और वो कब लेके आते हैं, फेब के मंथ में लेके आते हैं। कौन से फेब, हर फर्स्ट फेब को लेके आते हैं, हर साल को, हर साल के जो फेब में लेके आते हैं। लेकिन जिस साल इलेक्शंस होते हैं उस साल में दो बार बजट आता है, एक फेब में और एक इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फिर से क्या आता है, हमारा बजट आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। राष्ट्रपति साइन कर देता है और वो क्या बन जाता है, हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये फाइनेंस एक्ट है ना, इसका एक ड्यूरेशन है कि 24 आवर के बिटवीन द साइन हो जाना चाहिए, और ये साइन हो जाता है। इसके अंदर कोई अपोजिशन वगैरह कुछ नहीं होता, ये बजट मान लो बस पास होना ही होना होता है। इसके बाद हमने क्या देखा भैया कि टैक्स हमारे कितने टाइप के थे, टैक्स देखा जाए तो हमारे दो टाइप के थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों पे ही निर्मला सीतारमन ने कानून बनाए हुए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसपे हम टैक्स तो देते हैं लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, पहले मीडियोकर दुकानदार को टैक्स देते हैं, उसके बाद वो पैसा जाता है दुकानदार लेके गवर्नमेंट पे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं, हम खुद गवर्नमेंट के पास जाकर टैक्स दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स के अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स था, जिसमें से सबसे पहले क्या था, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस साल हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। कितने टाइम का होता है असेसमेंट ईयर, 12 महीने का हमारा क्या होता है,
असेसमेंट ईयर होता है हमेशा, और ये प्रीवियस ईयर के बाद होता है हमारा असेसमेंट ईयर। इसके बाद क्या देखा हमने सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर देखा, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर से जो पहले होगा उसे प्रीवियस ईयर बोलेंगे, जिस साल इनकम कमाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार प्रीवियस ईयर जो आपने देखा ना, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। आप मुझे बताइए, आपके सामने एक टाइम लिख रहा हूं मैं, हमारा 1/4/2024, 31/3/2025। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल कहता है, नॉर्मल रूल की बात करें तो जो इस साल जो भी हमने इनकम कमाया, इस पे टैक्स कब देंगे हम? इस पे टैक्स कब देंगे? आप मुझे कमेंट में बताइए। इस साल जो मैंने इनकम कमाया, इसके ऊपर हम टैक्स कब देंगे? इसी साल देंगे कि अगले साल देंगे? ये बताइए, नेक्स्ट ईयर या इसी साल? बताइए फटाफट। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट करता है तो गवर्नमेंट को तो ऑल थिंग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में ही आ जाता है। इम्प्लीमेंट करता है तो गवर्नमेंट, बच्चों का जवाब आया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट, नॉर्मल रूल तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन कई बार गवर्नमेंट बोलती है ना भाई ना, तुम्हें इसी साल टैक्स देना होगा। इसी साल मतलब तुम्हारे लिए ये वाला साल है ही नहीं, तुम्हें टैक्स कब देना होगा? इसी साल देना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शन में आ गया। मतलब नॉर्मली तो भैया अगले साल देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इसी साल दो। कब कब? नंबर वन, मान लो आप इंडिया से बाहर परमानेंट जा रहे हो। आपको पता है इंडिया के बाहर इंडिया का कोई कानून नहीं चलता। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लू, विजय माल्या अभी तो काफी पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने सारी चीजें की इंफॉर्मेशन दी। देने के बाद आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत पता चल गई होगी उनके बारे में। किंगफिशर उनका था। तो वो इंडिया में रह के और इंडिया से बाहर चले गए, और बाहर परमानेंटली चले गए। वो जो इंग्लैंड के ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो वहां के रेजिडेंट, वहां के निवासी बन चुके हैं, परमानेंट चले गए। अब भारत सरकार ना उनसे वहां से टैक्स नहीं वसूल पा रही है, क्योंकि हमारा रूल एंड रेगुलेशन हमारे जो भी टेरिटरी बॉर्डर है वहीं तक है, भारत के अंदर अंदर है। अगर आप रह रहे हो दिल्ली के अंदर तो गवर्नमेंट आपसे पकड़ के बोलेगी ला भाई टैक्स। मुंबई है, ला भाई टैक्स ला, नहीं लाएगा जेल में डाल देंगे। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के पास ये पावर है ही नहीं कि अमेरिका जाए और विजय माल्या को उठा के लाए और बोले टैक्स नहीं देगा तेरे को जेल में डाल देंगे। तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इंडिया को परमानेंट ही छोड़ के जा रहा है। उसने क्या किया, यहां से यहां 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 पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, और मान लेते हैं 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लिए। अब देखते हैं यार इस पे टैक्स देंगे, 1,000 करोड़ पे टैक्स कितना होगा हमारा? 30% टैक्स होता है। रेट वगैरह देखेंगे हम अगली क्लास में, कितने टैक्स होते हैं? 30%। 300 करोड़ रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। चलो यहां से इंडिया छोड़ के भाग जाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया जब आप इंडिया छोड़ के परमानेंट जाओगे तो आप यहां, हम आपसे नहीं पूछेंगे टैक्स। आपसे जब जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही हम पूछ लेंगे कि आपने टैक्स भरा या नहीं भरा। अगर आपने टैक्स भर दिया है तो आप मुझे इनकम टैक्स अथॉरिटी का लेटर दिखा दो। अगर नहीं भरा है आपने तो पहले आप टैक्स भरिए, तब जाइएगा। तो हमें इस साल का इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसने टैक्स भरा ही नहीं? पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप लगते हैं, उसके वीजा जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर एग्जांपल घूमने के लिए जा रहे हैं, एक होता है जॉब के लिए जा रहे हैं, एक होता है परमानेंट जा रहे हैं। तो परमानेंट वाला स्टैंप दिखेगा तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, पहले तुम अपने टैक्स की सारी डिटेल दो, तब जाने देंगे। विजय माल्या कैसे गया? विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा कि भैया मैंने तो फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं चला गया। तो गवर्नमेंट के लूप होल्स थे जिसकी वजह से गया हुआ, और वो एमपी भी था, पावरफुल भी था।
एक इंडिया से आप जाते हो परमानेंटली, मैं इसके नोट्स भी लिखवाऊंगा। नंबर 2, अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हो, डिसकंटिन्यू का मतलब आपने चलाया और फिर बंद कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार अगले साल का वेट नहीं करेगी। आपने इसी साल चलाया, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चला, आपने बंद कर दिया, तब भी गवर्नमेंट बोलती है आपको टैक्स इसी साल देना पड़ेगा। तो उस केस में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जिस साल पैसे कमाया उस साल टैक्स दे दो। दूसरा आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यू बिजनेस। तीसरा क्या हो गया, हमारा तीसरा पार्ट हो गया कि हमने क्या करा, सीजनल बिजनेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सीजनल बिजनेस, उसमें भी बोलते हैं कि अभी दे दो। चौथा होता है कि अगर कोई भी शिप, कई बार ऐसा होता है कि शिप जो होता है ना, जो बाहर की शिप यहाँ आई, मान लेते हैं कि कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई भी बिजनेस यहाँ पे करने आया और फिर वो शिप आया और शिप को हमने किराया दिया, तो किराया पैसे कहाँ कमाए उसने, इंडिया में। अब जब वो इंडिया से बाहर जाएगा परमानेंटली, तो या फिर जब भी इंडिया से बाहर जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया पहले तू टैक्स दे, फिर सेम उसी तरीके से, क्योंकि वो जब जाएगा तो पता नहीं कब आएगा। तो कुछ इसके एक्सेप्शन है, मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है ना। तो हमारे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल इनकम कमाया जाए उस साल नॉर्मली टैक्स नहीं देते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में टैक्स देना पड़ता है अगर हम इंडिया से परमानेंटली बाहर चले जाएं। अगर हम इंडियन मतलब के एनआरआई मतलब के नॉन रेजिडेंट, या फिर कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं बोलने में मैं डर रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड जो है अगर मैंने अभी बोला तो आप घूम जाओगे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि बाहर के हैं और इंडिया में पैसे कमाते हैं, जा रहे हैं, तो उनको भी इसी साल टैक्स देना होगा। अगर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू है तब भी मुझे इसी साल टैक्स देना होगा। क्या यहां तक समझ में आया सर? इसलिए वेल्दी लोग क्या कहते हैं, वेल्दी लोग इंडिया से मैरिज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। सर प्लीज बुक लिंक, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई डाउट? तो होपफुली अभी हम धीरे धीरे इस न्यू सब्जेक्ट्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हमें बेसिक्स कुछ कुछ टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, तो हम जाके इस चैप्टर को रैपिडली थोड़ा सा आगे फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना।